हेलो एवरीवन, हाय आई एम श्वेता यार। अकाउंट का पिटारा चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं टैली का पार्ट 4 लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी कन्फ्यूज़न है लिस्ट ऑफ ग्रुप में का मैं आपको क्लियर कराऊँगी। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए आइए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंतर्गत हमारा पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम जितने भी अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें मतलब जिस तरह का भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, जिस भी बैंक में ओपन करते हैं उसे हम बैंक अकाउंट कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से जो हम लोन लेते हैं, यानी बैंक से हमने जो भी लोन लिया है। मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कभी कभी क्या होता है कि अगर 2-3 हज़ार रुपये हमारे 10-15 साल से बिजनेस चल रहा है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी हमारे रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जितना अमाउंट का चेक पेमेंट के लिए करते हैं बट उतना नहीं है, तो हमें बैंक से कह देते हैं कि ठीक है हमें कुछ उधार चाहिए। तो बैंक क्या करता है, हमारे गुडविल पर यानी हमारे साख पर, यानी हमारी जो भी उनके बीच में ट्रांजेक्शन होते आए हैं उन चीज़ों को देखते हुए हमें लोन प्रोवाइड कर देता है। यानी ओवरड्राफ्ट, यानी हमारे अकाउंट से ज़्यादा हमें पैसे प्रोवाइड करना, यानी ओवरड्राफ्ट कहलाता है, जिसे हम लोन के रूप में रखते हैं। वो सारे ट्रांजेक्शन, वो सारे जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर ऐड करेंगे, यानी बैंक और यानी जितने भी प्रकार के लोन हैं इस तरह के, उन्हें हम ओवरड्राफ्ट में आके रखेंगे। अब हम आ जाता है थर्ड टॉपिक। थर्ड में आता है कैपिटल अकाउंट। अब आता है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ये चीज़ें आती हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के अंडर में कौन कौन से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आता है सबसे पहले कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, जो भी व्यापारी अपनी पूंजी लगाता है व्यापार में उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे राम ने व्यापार शुरू हुआ, उसमें 10 लाख रुपए लगाए, तो जो 10 लाख रुपए हुए वो कैपिटल में हुआ। फिर ड्राइंग, यानी वो भी हमारे व्यापारी का ही होगा, यानी व्यापारी उसमें से मान लीजिए अपने निजी खर्च के लिए निकाल लेता है कुछ, जैसे 10 लाख का लगाया, अब उसका व्यापार चल पड़ा तो जो भी सामान बना रहा है हो सकता है कि उसे ज़रूरत पड़ जाए निजी खर्च के लिए, तो वो ड्राइंग के रूप में अपने पास निकाल लेता है। तो यानी ड्राइंग भी किसके अंतर्गत बनता है, कैपिटल के अंतर्गत। LIC, हम कंपनी का जो मालिक है वो अपने पास से LIC कराता है जब व्यापार शुरू करता है, तो वो भी कैपिटल के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स, जो भी वो इनकम टैक्स पे करेगा वो भी कैपिटल के अकाउंट के अंतर्गत आकर के ही क्रिएट हो गया। यानी ये चारों कैटेगरियाँ किसके अंडर में आती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर में आती हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट एसेट्स, यानी कि जो भी आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, FD, RD, PPF, ये सब हमारे डिपॉजिट के अंतर्गत आते हैं। ये एक तरह से हमारा एसेट्स होता है, यानी हमारी पूंजी होती है जो हम किसी अदर बैंक में या फिर अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम डिपॉजिट कहते हैं। और डिपॉजिट एक तरह का एसेट्स है, यानी हम इसे डिपॉजिट एसेट्स कैटेगरी में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शेयर या तो लॉटरी, यानी कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उसे हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि दूसरी की चीज़ों को खरीदना और उस पर अपना पैसा लगाना, जिसे हम शेयर कहते हैं। और लॉटरी भी आप जानते हो कि हम नॉर्मली कोई लॉटरी का टिकट निकलता है तो हम उसमें पैसे लगाते हैं। जैसे एक लॉटरी का, जैसे लॉटरी निकला है कि किसी एक कूपन पे 10 लाख का इनाम है, तो 10 लाख के लिए जो आप 100 रुपये खर्च करोगे वो लॉटरी होता है। तो वो लॉटरी का या शेयर का जो भी आप ओपन करोगे लेजर, वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। मतलब ऐसे पैसे जिन्हें खर्च करने से आपको प्रॉफिट हो वो इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वो सारे कैटेगरियाँ, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि जो कंपनी में डायरेक्टली खर्चे होते हैं, मतलब जो व्यापार, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने से पहले मतलब माल, लकड़ी लाओगे, ग्लू लाओगे, जो भी चीज़ें मतलब फर्नीचर बनाने में लगती हैं वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करो, उसके लिए जो भी आप एक्सपेंस करोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आती हैं।
जैसे वेजेस, यानी फैक्ट्री में जो भी आप सामान ला रहे हैं तो एक किसी न किसी गाड़ी से ला रहे होगे, उस गाड़ी से आपके फैक्ट्री में जो सामान लेके जाने वाला व्यक्ति होगा वो मजदूर होगा, जिसे हम उसका मजदूरी देंगे, वेजेस। पावर बिल, यानी कि फैक्ट्री में रख रहे हो, अब आप अंधेरे में तो कोई सामान बनाओगे नहीं, लाइट चाहिए, तो जो लाइट का बिल आप करोगे वो पावर बिल, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मतलब ऐसे खर्चे हो जो कि डायरेक्टली होते हैं, जो किसी के थ्रू नहीं होते हैं या दो लोगों के बीच में नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी व्यापार में आपके मटेरियल को बनाने से पहले किए जाते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो कि माल के बनने के बाद और माल के बेचने से पहले किए जाते हैं, वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे डिस्काउंट पेड, अब आपने कोई माल खरीदा है, उस पर आपको डिस्काउंट पेड करना है। रेंट पेड करना है, यानी कि जो भी आप माल का गाड़ी में लेके जा रहे हो, गाड़ी का भाड़ा दोगे उसका देना। कमीशन पेड करना होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने माल को बेचने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन देना होता है। आपको इंटरेस्ट पेड करना होता है, कितना इंटरेस्ट बना है उस माल पे वो आपको पेड करना होता है। सैलरी पेड करनी होती है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि माल बनने और माल बिकने से पहले की होती है। माल बनने और माल बनाने और माल बन के तैयार होने से पहले की जो क्रियाएं, जो भी उसमें खर्चे आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है माल बनने के बाद से लेके और उन्हें बेचने तक के लिए जितने खर्चे आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इनडायरेक्ट इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो इनडायरेक्टली आती है। जैसे कि हमने किसी को माल बेचा, 10,000 का माल है, अब हमने उसे थोड़ा डिस्काउंट में बेच दिया तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। मतलब कि 10,000 का माल है और जो हमारे व्यापारी हैं उनको हमने बोला कि भाई अगर आप इतने में माल खरीद रहे हो तो हम आपको इतना % का छूट देंगे। एक्चुअली वो होता नहीं है, वो हमारी ही होती, बट हम उसे थोड़ा हाई रेंज करके उसका डिस्काउंट शो करा देते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप डायरेक्ट समझ लीजिए क्या क्या आता है। डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब जितने भी रिसीवेबल डिपार्टमेंट होते हैं, जितने से भी मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिनसे हमें रिसीव होता है कुछ ना कुछ, उन्हें मैं इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस, आपका एक अंडर आता है, कैटेगरी आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। उसमें क्या क्या आता है? सेल्स टैक्स आता है, जो भी आप सेल करते हो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। आपको CST, वैट, TDS, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, ये सारी चीज़ें जो भी आप सेल करने के बाद आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो सारी किसके अंदर आती हैं? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट यानी ऐसी संपत्ति जो फिक्स्ड है, जो कि अगर आज है तो कल वो बढ़ेंगी घटेगी नहीं, और जो कि सिर्फ हमारी है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, साइकिल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। मतलब ऐसे एसेट्स जिन्हें बेचने पर भी आपको धन की प्राप्ति हो और जिन्हें आप पूरे हक से कहें कि ये संपत्ति हमारी है, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविजन। प्रोविजन एक कैटेगरी होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो भी हेडिंग्स आप देख रहे हो मैं इनके बारे में 1 बाय 1 बात करूँगी जब मैं इनका यूज़ करूँगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको बस बता दें प्रोविज़न में क्या कहते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर सन्ड्री क्रेडिटर एंड प्रोविज़न फॉर सन्ड्री डेबिटर। मतलब ऐसे जो कि पैसे हमारे बर्बाद हो जाते हैं, जैसे हमने किसी से 10,000 लेना है, अब वो दिवालिया हो गए, मतलब उनका बिजनेस डूब गया, हमसे 10,000 नहीं ले सके, वो आ गया। जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो आ गया। जो हमारे लेनदार हैं, जो देनदार हैं, उनका जो प्रोविज़न उन पे जो हम बनाते हैं वो हमारे प्रोविज़न के अंतर्गत आ गया। इन सब टॉपिकों पे हम बाद में बात करेंगे 1 बाय 1। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंडर में क्या कहता है? 2 ही चीज़ें आती है परचेज में, एक तो परचेज अकाउंट आ जाएगा और एक परचेज रिटर्न। यानी परचेज मतलब जो आप माल खरीदेंगे वो आ जाएगा, और परचेज रिटर्न में क्या आ जाएगा? जो माल आपको वापस आता है, मतलब जो आपने माल खरीदा और वो अच्छा नहीं निकला तो आप रिटर्न कर देते हैं, वो परचेज रिटर्न। यानी खरीदे हुए माल को वापस करना परचेज रिटर्न कहलाता है। तो यानी परचेज के अकाउंट के अंदर परचेज एंड परचेज रिटर्न आएगा। एंड सेल्स अकाउंट में क्या आएगा? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेम कैटेगरी होता है, बट खरीदने और बेचने की वजह से इनको अलग कर दिया गया है। तो सेल्स के अंतर्गत, सेल्स अकाउंट के अंदर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक इन हैंड। मतलब ऐसे स्टॉक जो हमारे हैंड में होते हैं, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2 ही तरह के स्टॉक होते हैं। एक तो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। मैं आपको
सीधे से बता देती हूँ ओपनिंग स्टॉक क्या है। सुबह रात में रोटी बनाते हैं हम, बना के क्या करते हैं, मान लीजिए 10 रोटियां बना रही हैं हमने, 10 रोटियां बना दी, सिर्फ 9 ही खत्म हुई, 1 बच गया, वो सुबह हो गया। यानी वो रात के लिए जो ओपनिंग है वो 10 थी, खत्म कितने में, 9, कितना बचा, 1, तो वो हमारा 1 क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 1 बच गया। और जो 1 बचा हुआ है अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, यानी वो से 1 रोटी की भी शुरुआत होगी, यानी 1 रोटी का भी यूज़ होगा। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे क्लियर कीजिएगा, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे एक अच्छा सा वीडियो बना के दूंगी आपको, ताकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फिर सेंट्री क्रेडिटर में जितने भी हमारे लेनदार होते हैं, जितने भी हमारे लेनदार होंगे उनको रखा जाता है। सेंट्री डेब्टर में हमारे जितने भी देनदार हैं उनको रखा जाता है। सो आई होप आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप का आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका सलूशन दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।